Hello and welcome to the Indian Express News Analysis. In this video, we are going to cover the news analysis of 10th of May. ठीक है, जैसा कि इस वीडियो में हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को, ये सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी जर्नल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं 10th मई के न्यूज़ एनालिसिस को। तो देखिए, वीक इनटू रिलैक्सेशन लॉकडाउन सेंटर स्टेज ऑन द कोर्स टू ओपन। ठीक है, यानी अभी हो सकता है कि हमें थोड़ी और रिलैक्सेशन देखने को मिले। केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लॉकडाउन करेंगे तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होगा। ये एक चीज़ अभी देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आगे चल के लॉकडाउन किस तरीके से एक्सटेंड किया जाता है या फिर रिलैक्सेशन दी जाती है तो उसको किस तरीके से दी जाती है। अभी काफ़ी ग्रिम सिचुएशन चल रही है पूरे नेशन में। यहाँ देखिए, सिक्किम की बात बताई गई है कि सिक्किम कैसे एक कोरोना वॉरियर के रूप में निकल के आया है और इसको एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे ज़ीरो केसेस मिले हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक अच्छा केस स्टडी है सिक्किम का कि सिक्किम ने कैसे चीज़ों को लेके चला है। ठीक है, देखिए, कोविड-19 विनर सिक्किम, कोविड-19 हीरो विद ज़ीरो पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट कर रहे हैं। देखिए, सिक्किम के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम की बात आई है तो सिक्किम के बारे में बता दूं, सिक्किम हमारे देश का पहला ओडीएफ फ्री नेशन है, पहला ऑर्गेनिक नेशन है। ठीक है, ओडीएफ फ्री मतलब वहाँ पे काफ़ी आप कह सकते हो ओपन डेफिकेशन फ्री है, टॉयलेट्स है लोगों के पास, और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जिसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या बातें आई हैं। देखिए, अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस कह रहा हूँ, वंदे भारत मिशन जो चालू किया गया है जिसके तहत विदेशों में जो फंसे लोग हैं उनको हम भारत लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी केरला में कुछ लोग जब रिटर्न आए हैं तो उसमें भी पॉजिटिव पाए गए हैं एक आध लोग। ठीक है, तो वो एक चिंता का विषय बनी है कि इसको अब कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि केरला हमारे पास एक ऐसा मॉडल है कि केरला ने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डील किया है। लेकिन अब पॉजिटिव केसेस और आएंगे तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि इसको कैसे टैकल करके चलेगा पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, चलिए। और देखिए, विदेशों में फंसे जो हमारे भारतीय हैं उनको लाने के संदर्भ में एक और जो ऑपरेशन चालू किया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। कौन सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये कहाँ से किया गया है ये? अगर आप नेवल शिप से देखोगे तो नेवल शिप भेजी गई है दो मालदीव्स में। तो मालदीव से लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चालू किया गया। ठीक है, और एक आईएनएस जलश्व भेजा गया और एक आईएनएस मगर भेजा गया, और ऐसे ही दो नेवल शिप भेजी गई है यूएई में। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन चालू किए गए हमारे सरकार द्वारा ताकि हम जो विदेशों में फंसे लोग हैं उनकी मदद कर सकें। ठीक है, अब देखिए, हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कैसे पाकिस्तान ने जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है वो खुद के अंदर दिखाने की कोशिश की है। तो अभी भारत ने भी क्या किया, जो हमारा आईएमडी डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने अपने जो न्यूज़ बुलेटिन है उसमें जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है और जो आज़ाद कश्मीर वाला रीजन है उसको उसका नाम लेके कंसीडर किया है कि अब ये हमारा ही पर्टिकुलर है। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान ने भी चिंता रेज की है। तो डेफिनेटली है, रिटेलिएशन तो मिलेगा ही अगर आप इस डिस्प्यूटेड एरिया का आप पालन नहीं करोगे, जो इसके नियम कानून हैं आप इसको अपना बताओगे तो हम भी पीछे रहेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा ही पार्ट है और ये डिस्प्यूटेड रीजन है। तो हम शांत बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप आके वहाँ पे कब्जा कर लो। ठीक है, तो इसके जवाब में भारत ने अभी इस तरीके से चीज़ों को लेके चला है। अभी देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इससे क्या बातें निकल के आती हैं और क्या इसका सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट। जैसा कि आज संडे, तो संडे को सिर्फ न्यूज़ ही आते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह इतने आते नहीं हैं, ना ही एक्सप्लेन पेज आता है। ठीक है, तो सिर्फ न्यूज़ वाले ही सेक्शन होते हैं। और आपको सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज जैसे कि मदर्स डे है, 10 मई है आज। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों में अपनी अपनी माताओं को रिस्पेक्ट दें, उनकी बातों का पालन करें। ठीक है, क्योंकि वही हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं आपको ग्रो करने में। ठीक है, तो आपको अपने पेरेंट्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उनसे बातें शेयर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वर्ल्ड में वही हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़िक्र करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। देखिए, 6 पेज पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लायक खबर। पूरा आप कह सकते हो कि पूरा पेपर आजकल सिर्फ कोविड कोविड से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ देखिए, एक खबर यहाँ पर आई है कि अभी ट्रिपल एंटीवायरल कॉम्बो की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि
तरह तरीके के दवाइयों को इन्वेंट करने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन के बारे में सुना है कि उसके ऊपर कैसे उसका उपयोग लिया जा रहा था। फिर अभी रेमडेसिविर की बात की जा रही है। फिर कॉन्वोलुसेंट प्लाज्मा थेरेपी की बात की गई थी। ठीक है, तो बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत सी चीज़ों को हिट एंड ट्रायल मेथड चेकिंग की जा रही है। तो अभी एक ये ट्रिपल एंटीवायरल कॉम्बो की बात की जा रही है, जिसमें लोपिनावीर, रिटोनावीर और रिबाविरीन ऐसे कुछ आप कह सकते हो मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम इस वायरस से डील करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है या ये मेथड है ये काम करने वाला है, इससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। ये इन फ्यूचर हम देखेंगे, जब इसके ऊपर कुछ स्टडी आएगी तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ देखिए जो हमने देखा था औरंगाबाद में कैसे कुछ माइग्रेंट वर्कर्स थे जो ट्रैक पे सो गए थे। फिर कह सकते हो आपकी ट्रेन आई एक जो मालगाड़ी थी और काफ़ी एक बुरा इंसिडेंट देखने को मिला हमें। तो उनके परिवारजनों का कहना है कि उनके साथ काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, खाने पीने को भी जो था नहीं, काफ़ी मतलब आप कह सकते हो पैसे भी ख़त्म हो गए थे। तो ऐसी बुरी परिस्थितियाँ भी देखने को मिल रही, जहाँ एक तरफ आप देखेंगे तो आज की सोसाइटी में दो पिक्चर है। एक तरफ एक वो वर्ग है जो कम से कम अपने घरों में सुरक्षित है और खाने पीने के पास उसके पास सामान है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं। वहीं दूसरा वर्ग वो है जो आज के देश में आज के टाइम पे सड़कों पर बदहाल है, उसको खाने से लेकर हर चीज़ की परेशानी देखनी पड़ रही है। तो ऐसे टाइम में हमें दो वर्गों के लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला सीन देख सकते हैं कि कितना खराब सीन हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात आई है। यहाँ देखिए अभी हमें छत्तीसगढ़ में वापस से एक आप कह सकते हो माओइस्ट का अटैक देखने को मिला है। तो जहाँ एक तरफ सभी लोग कोविड से परेशान है, उसी टाइम पे ये हमें आतंकी हमले भी देखने को मिल रहे हैं। हमने जम्मू कश्मीर का सीन देखा है और अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में माओइस्ट अटैक देख रहे हैं। यहाँ देखिए जो विशाखापट्टनम में अभी जो गैस लीक हुई थी, तो वहाँ पे कैसे फैक्ट्री के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये एक बुरा हादसा एक और देखने को मिला था। इसी कोविड-19 के बीच में बहुत से और भी दुखद घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब देखिए एक रिपोर्ट ये आया है कि इन्फेंट नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी बताई गई है, 32 बताई गई है। ठीक है, देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है कि बचपन में जब डेथ हो जाए एक साल के पहले पहले, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और ये पर 1000 काउंट किया जाता है। अभी भारत का निकाला गया है तो कितना आया है, 32 आया। ठीक है, और एमपी वर्स्ट है, यानी एमपी के पास सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल से पहले पहले। ठीक है, तो देखते हैं ये किसने रिलीज़ किया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज़ किया है। किसने? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। देखिए नागालैंड का सबसे बेस्ट चल रहा है। ठीक है, बताया गया नागालैंड का सबसे बेस्ट है, वहाँ पे सबसे कम मौतें होती हैं और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। और देखिए द रेट्स आर कैलकुलेटेड पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, हर एक 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए IMR ऑफ 32, मध्य प्रदेश का कितना है 48 है, नेशनल का कितना है 32 है। ठीक है, और बिहार का देखिए हाईएस्ट बर्थ रेट बताया गया है। ठीक है, बर्थ रेट कितना है 26 है बिहार का। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कुछ आंकड़े सामने आए हैं। ठीक है, देखिए अभी छत्तीसगढ़ की बात की गई है तो छत्तीसगढ़ है दी हाईएस्ट डेथ रेट ऑफ 8। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट डेथ रेट है, बिहार का सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट है, मध्य प्रदेश बहुत वर्स्ट परफॉर्मर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, नागालैंड बेस्ट परफॉर्मर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि ये क्या नंबर चल रहे हैं, कौन से स्टेट में क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, एक जनरल आइडिया रख सकते हो आप। अब देखिए यहाँ महाराष्ट्र में लिकर बेचने के लिए ई टोकन की बात की गई है। जैसा कि हमने देखा था कि अभी बहुत से राज्यों ने लिकर बेचने की परमिशन दे दी थी, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का उतना वायलेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो काफ़ी लोग करीब करीब खड़े होकर काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके शराब खरीदने जा रहे थे। तो अभी एक दूसरा अल्टरनेटिव लेके आया गया है कि ई टोकन की बात की गई है। हो सकता है आप जैसे ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर करते हो उस तरीके कुछ टेक्नोलॉजी के सहारे घर पे आपको डिलीवरी किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि शराब अगर बिकेगी तो स्टेट को काफ़ी टैक्स से रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास, यहीं से उनके पास सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो ये स्टेप्स लिए गए हैं इसमें कोविड-19 के तहत लोगों की मदद करने के लिए, जैसे पीएम किसान की बात की गई है। इसके तहत जैसे कि पीएम किसान में क्या होता है, 6,000 रुपये मिलते हैं आप किसान को 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार के। ठीक है, तो अभी पहली इंस्टॉलमेंट पहले ही दे दिया गया था ताकि इस कोविड-19 में
थोड़े जो किसान वर्ग हैं उनको थोड़ा बहुत सहारा मिल सके, ठीक है। फिर जो मॉरेटोरियम बेनिफिट लगाए गए थे, मतलब जिसके ऊपर लोन था, वो उसको ज़रूरी नहीं कि वो अभी पे करें, वो फ्यूचर में भी पे कर सकता था, ठीक है। तो वो सब बातें बताई गई हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं जो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकें, ठीक है, जो डिप्रेस क्लास है या फिर आप कह सकते हो जो रोज़मर्रा की कामकाज से जिनका जीवन चलता है। अब देखिए यहाँ पे वी शेप की बात की जा रही थी कि इस कोविड-19 के ख़त्म होने के बाद हमें इकॉनमी में एक वी शेप का ग्राफ देखने को मिल सकता है, यानी जैसे कि इकॉनमी गिरते जा रही है और सपोज करिए कि चीज़ें नॉर्मल हुई जहाँ, वहीं से सीधा इकॉनमी उठते उठते हुए नजर आएगी। लेकिन अभी यूएस फेड ऑफिशियल कह रहे हैं कि नो वी शेप्ड रिटर्न फ्रॉम डिवास्टेटिंग जॉब लॉस, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी जॉब लॉस देखने को मिल रही है कि वी शेप ग्राफ बनना तो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अभी आप आंकड़े देखोगे तो अमेरिका में ऑलमोस्ट 2 करोड़ जॉब जा चुकी हैं। भारत में भी आप देख सकते हो कि कितने सारे लोगों की जॉब चली गई है। बहुत सारे लोग अभी अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कामकाज है नहीं। तो वी शेप बनेगा या यू शेप बनेगा, देखते हैं आने वाले टाइम में, वो तो पता चलेगा कि कैसे इकॉनमी दोबारा ऊपर की ओर चढ़ेगी। उस हिसाब से देखेंगे हम कैसे चीज़ें होके चलने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बताया गया कि कैसे कौन कौन राज्य जो वर्स्ट परफॉर्मर है, जैसे वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो है। तो देखिए वेस्ट बंगाल में टेस्ट की बात की गई तो कितना 35,000 के अप्रॉक्सी टेस्ट किया गया है। यहाँ गुजरात में देखिए तो गुजरात में थोड़ा अच्छा खासा टेस्ट किया गया है। फिर यहाँ महाराष्ट्र में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा देखिए बताया गया दूसरा ये टेस्ट है और ये वाले केसेस कितने मिले हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल में टेस्ट भी कम है, केसेस भी 1600 के आसपास हैं, और गुजरात में देखिए 7,000 के आसपास है। महाराष्ट्र की बात करें तो 19,000 के आसपास केसेस हैं, ठीक है। रिकवरीज की बात की गई तो देखिए वेस्ट बंगाल में बताया गया है 360 रिकवरीज के आसपास हैं, और वहीं यहाँ गुजरात में 1800 हैं, और महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 3,000 है। और डेथ रेट की बात करते हैं तो देखिए महाराष्ट्र में 3.83% डेथ रेट है, ठीक है। अब तक 730 लोगों की जान जा चुकी है महाराष्ट्र में। गुजरात का तो डेथ रेट काफ़ी हाई है, 6% के आसपास है, और बंगाल की तो पूछिए मत, देखिए 10% पहुँचने वाला है डेथ रेट। 10% डेथ रेट बहुत होता है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में कितनी ही बुरी हालत है, और वहाँ पे हमने देखा कि कैसे सरकार डाटा भी सही प्रोवाइड नहीं कर रही, काफ़ी चीज़ें छुपा रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पी चिदम्बरम साहब का आर्टिकल आया है, उन्होंने बताया कि आफ्टर 3.0 क्या हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस लॉकडाउन को 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी बात बताई गई कि इसके आगे क्या होने वाला होगा, कैसे स्टेप लिए जाएंगे। देखिए जैसे कि अभी पूरे भारत को आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उनको रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, ऐसे जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। और जो ग्रीन जोन है वहाँ पे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ अलाउड कर दी गई है, ठीक है। तो अभी देखिए 47 डेज क्रॉस हो गए हैं, और जैसा इन्होंने थोड़ा सा सरकार का क्रिटिसिज्म भी किया है कि तो जब लॉकडाउन 1 लगा रहे थे तब कैसे कह रहे थे वो कि सिर्फ जैसे महाभारत को 18 दिनों में जीत लिया गया था, वैसे ही हम इस कोविड-19 को 21 दिनों में जीत लेंगे। लेकिन फिर जब वो 21 दिन क्रॉस हुए तो उन्होंने एक और लॉकडाउन लगा दिया, और लॉकडाउन 2.0 लगा दिया, ठीक है। फिर ये थोड़े टाइम तक जब ये चला, फिर उन्होंने लॉकडाउन 3.0 लगा दिया, और कह रहे हैं कि क्या अब आगे लॉकडाउन 4.0 देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो लगाया गया ही है, लेकिन नंबर फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, वो तो हम सब देख ही रहे हैं कि केसेस फिर भी बढ़ते जा रहे हैं कैसे। तो अभी आगे क्या क्या ऑप्शन रहेगा, क्या क्या चीज़ें सरकार कर सकती है, वो देखने वाली बात होगी। देखिए 2 ऑप्शन की बात की गई है, या तो लॉकडाउन 4.0 लगाया जाएगा, ठीक है, या फिर लॉकडाउन लिफ्ट किया जाएगा। लेकिन लिफ्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या आपके पास सप्लाई चेन होनी चाहिए, उतनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर चीज़ें ख़राब हो जाएँ तो आप लोग टैकल कर सको, ठीक है। तो वो सब चीज़ों की भी बात की गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन 4.0 देखने को मिलता है या फिर लॉकडाउन को लिफ्ट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात आ जाएगी। तो ये केरला का सक्सेस मॉडल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि केरला भारत में काफ़ी हेल्थ वाइज काफ़ी फेमस है, काफ़ी एक अच्छा राज्य माना जाता है कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, और वहाँ की गवर्नमेंट कम से कम जो हेल्थ क्राइसिस है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से टैकल करती है। उसने अभी कोरोना वायरस को भी काफ़ी अच्छे से टैकल किया था, और वहाँ पे काफ़ी अभी नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, ठीक है। देखिए एक चीज़ ये देखने को मिली है, जैसा कि साउथ कोरिया वगैरह का काफ़ी एक डिसेंट एग्जांपल दिया जा रहा था कि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ गई हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया स्टार्टिंग में, और अभी वहाँ पे केसेस नहीं देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी वहाँ पे आप कह सकते हो दोबारा केसेस एमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी लॉकडाउन आप कह सकते हो ख़त्म ही कर दिया गया था, तो चीज़ें बैक टू दी नॉर्मल हो गई थी। लेकिन अभी एक दोबारा एक नई वेव देखने को मिली है कि वापस से केसेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए फ्रेश केसेस इन साउथ कोरिया, जर्मनी, ठीक है। अभी एक डिलेमा का विषय बन गया है कि
ये जो ईजिंग मेजर्स ला रहे हैं कि ये क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि जिस कंट्री ने ईजिंग मेजर्स लाए हैं उसके साथ ये परिस्थिति हो रही है, तो क्या हम ईजिंग मेजर्स लाएं ना लाएं। ठीक है, तो ये काफ़ी अभी देखने वाली बात होगी कि बाकी कंट्रीज इससे क्या सीख लेती है, और वो कुछ तो कुछ लेसन ज़रूर इससे सीख लेना चाहिए और उस हिसाब से ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने भी नेशन में। अब देखिए ताइवान की बात की जा रही है, जैसा कि हमने देखा ताइवान भी एक बहुत ही आप कह सकते हो एक अच्छे वॉरियर की तरह सामने आया है, या फिर आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा मॉडल ताइवान ने भी इम्प्लीमेंट किया इससे डील करने के लिए। वहाँ पे भी काफ़ी जल्दी ही केसेस को कंट्रोल कर लिया गया और वो उन्होंने ज़्यादा फैलने नहीं दिया अपने कंट्री में। तो वही बात यहाँ पे थोड़ा ताइवान को प्रेज किया गया है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी एक एपिडोमोलॉजिस्ट है, मतलब जो आप कह सकते हैं इंसेक्ट वायरसेस इनके ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो एक एपिडोमोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि पूरे जो अदर कंट्रीज हैं उनको भी ताइवान मॉडल को स्टडी करना चाहिए और इससे सीख लेके अपने नेशन में जो भी एसेंशियल्स है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये एक बात अभी देखने को मिली है। अभी देखिए जो एम्स के आप कह सकते हो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, इनसे बात की गई है। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है हमें कुछ टाइम और कोविड-19 के साथ बिताना पड़े। तो अब देखने वाली बात होगी कब तक हम इसके ऊपर जीत दर्ज कर पाते हैं, कब तक इसको हरा पाते हैं, या फिर हमें इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। क्या सिचुएशन आने वाली फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कुछ दवाइयों के नाम बताए गए हैं इसमें कि कैसे कैसे, एक मिनट रुकिए यहाँ देखिए। अब देखिए बताया गया है कि इंडिया का लोअर मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इंडिया की एवरेज एज काफ़ी यंग है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओल्डर लोग काफ़ी कम है। तो इसलिए हमें और यंग लोग में थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे जो डेथ देखी गई है उसमें ओल्ड लोग की डेथ ज़्यादा देखी गई है। और फिर इंडिया में बीसीजी की भी बात की गई है कि लोगों को बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती हैं, और ये स्टडी पाई गई है कि बीसीजी वैक्सीन जिसके लगी होती है उसको इतनी डेथ या फिर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और बताया जाता है कि भारत में इम्यून सिस्टम भी लोगों के अच्छे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इंडिया की तरफ। देखिए ऑन कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या बात की गई है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि चीज़ें कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरह फैल रही हो। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है, जो थर्ड स्टेज आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि आप फॉरेन से आए तो आप फर्स्ट केस हो, कि आप फॉरेन से आ रहे हो तो ये व्यक्ति फर्स्ट केस है, फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या है, जब ये व्यक्ति आके दूसरे व्यक्तियों को फैलाना शुरू कर देगा, वो सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज वो हो जाएगी जब इन फैले हुए व्यक्ति दूसरे दूसरे व्यक्तियों को फैलाएंगे, तो इनको खबर ही नहीं होगा कि इनको क्यों फैलाए, ना तो ये बाहर से आए हैं ना ये किसी बाहर से आने वाले के कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, इसलिए ये थर्ड स्टेज थोड़ी डेंजरस स्टेज है। इसमें हमें आइडिया ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम बच भी नहीं सकते। अगर हमें पता है कि ये व्यक्ति बाहर से आया है तो ठीक है, हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। और हमें अगर ये पता है कि ये व्यक्ति बाहर से आने वाले के कांटेक्ट में है, तभी भी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन किसके कांटेक्ट में है, कौन बाहर से आया है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को ट्रैक करना। तभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, अभी देखिए बताया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वो क्यों एक मैजिक बुलेट की तरह सामने आ रही है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी स्पेनिश फ्लू जो 1918 में फैला था तभी भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन देखिए ये एक अल्टरनेटिव है तो सही, एक ऑप्शन है तो सही, लेकिन ये इतना आप कह सकते हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना एक्यूरेट या फिर एग्जैक्टली आप इसके ऊपर विश्वास करके सीधा इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो हमारे जो वेपन्स हैं उनमें एक वेपन तो ज़रूर है ये, लेकिन एग्जैक्टली ये वेपन काम करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विनीन और रेमडेसिविर की बात की गई है। जैसा कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विनीन की काफ़ी आपने डिमांड सुनी होगी, ये एंटी मलेरियल ड्रग है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रही है इस बीमारी से लड़ने में, और ये सार्स और मर्स में भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रही थी। ठीक है, और रेमडेसिविर जो इबोला से लड़ने के लिए बनाई गई थी, इसका भी स्टडी की गई है, ये उतना तो इफेक्ट नहीं दिखा पा रही है, लेकिन इसको भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए जो रेम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन है उसको रूमेटोइड्स आर्थराइटिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ एंटी मलेरियल या सार्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आर्थराइटिस जो हड्डियों की बीमारी होती है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसको देखा गया है कि लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी चीज़ों के लिए उस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बताया गया कि एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए क्या चल रहा है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, हमने चाइना से मंगाया था जो एंटीबॉडी किट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग वाले किट, वो काफ़ी गलत रिजल्ट दे रहे थे।
तो उसके बाद से एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स काफ़ी चर्चा में थे, ठीक है। तो अभी इनमें बताया जा रहा है कि देखिए, जब आपके शरीर में वायरस जाएगा तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और उसके अगेंस्ट जो एंटीजन आपकी बॉडी में गया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। लेकिन ये एंटीबॉडी बनने में काफ़ी समय लग जाते हैं, 2 हफ्ते 10 दिन, इतने समय तो लग ही जाते हैं। और उसके बीच अगर उसके पहले आपने टेस्टिंग करवाई है और आप नेगेटिव आ जाएंगे तो आप तो इस सर्कल से बाहर निकल जाओगे, यानी आप छूट जाओगे। और फिर जब आपको सिम्टम्स आएंगे तब आप काफ़ी लोग को इन्फेक्ट कर चुके रहेंगे, ठीक है। तो एंटीबॉडी टेस्टिंग के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता है, इसलिए हमारे पास अभी एकमात्र जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग जरिया है टेस्ट करने का, वो क्या है? RT-PCR, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। क्या है ये? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हमारे पास एकमात्र काफ़ी सही तरीका है टेस्टिंग करने का। चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को कुछ है आगे। अब देखिए, रामायण की बात की गई कि रामायण अभी कैसे दूरदर्शन पे देखा जा रहा है, और इसने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन चुका है ये, ठीक है। क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छी भी बात है कि हमें अपने आप कह सकते हो माइथोलॉजिकल चीज़ें भी पता रहनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देखिए, किताब की बात की गई, इंडिया फाउंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये किसकी किताब है? माधव खोसला की किताब है, ठीक है। तो देखिए, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभार बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रख सकते हो इंडियाज फाउंडिंग मोमेंट, माधव खोसला। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक किताब है द ऑर्डिनरी पीपल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज। इसमें क्या बताया गया है? जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में मोस्टली अंडर प्रिविलेज या कह सकते हो जिनको इकोनॉमिकली थोड़ी वीकनेस होती है वही बच्चे आते हैं। आप देखेंगे तो कोई भी संपन्न परिवार का बंदा या फिर बच्चे आप देखेंगे नहीं कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। अब हमारे पॉलिटिशियंस की बात कर लीजिए, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन क्या वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं? नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टीचर्स ने अच्छा काम किया है, जिसके तहत जो ये बच्चे हैं उनके अंदर काफ़ी आप कह सकते हो लर्निंग एबिलिटीज़ डेवलप कराई हैं, उनका इंटरेस्ट जगवाया है, ठीक है। तो इससे हमारे देश का फ्यूचर इससे ही तो संवरता है, जब हमारे पास अच्छे टीचर्स आएंगे और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर वो किताब थी। किसने लिखी है शायद मैंने आपको बताया नहीं, 1 मिनट बता देता हूँ। ये किताब लिखी है एस गिरधारी साहब ने, ठीक है। एस गिरधारी साहब ने, ऑर्डिनरी पीपल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स, ठीक है। देखिए, स्पोर्ट्स सेक्शन में तो कुछ हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको आज के इस वीडियो में? कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए, शुक्रिया।